अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो यार सबसे पहले तो आप सब लोगों से माजरत। रेगुलर होने की कोशिश करने के बावजूद जो है वो मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। ऑब्वियसली बंदे की ज़िंदगी जो है वो इन सब चीज़ों से बाहर भी होती है और इस टाइम उस ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तो इंशाल्लाह आपको पर्सनल अपडेट भी कभी ना कभी देंगे। लेकिन आई होप कि अब से जो है वो अब मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल के ऊपर रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। मेन चैनल के ऊपर आपको एक दिन भी इंटरप्शन नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको कांस्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। इस चैनल पे हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लगे, तो इसके लिए आपने जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा इस चीज़ को हार्नेस करना है। आज जो है वो हम ट्विटर सेशन लगाएंगे थोड़ा सा। कुछ अपडेट्स तो नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए मार करके रखी हैं, उनको साथ देखते हैं एंड फिर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ऐसा है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान है एंड उनको उनके वेलकम के लिए जब उनका एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, एंटर हुआ, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनको एक ट्रेडिशनल वेलकम किया गया। और इस वेलकम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो फैल्कन स्क्वाड्रन है F-16 ब्लॉक 50-52 का, उन्होंने ये वेलकम दिया। एक साइड पर F-16 थे, दूसरी साइड पर GF-17 ब्लॉक 3 थे। तो बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से F-16 ब्लॉक्स 50-52 डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप देख सकते हैं। एंड अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वैसे तो F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो अच्छा लगता है, अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुड लुकिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो F-16 ब्लॉक 50 और 52 स्टैंडर्ड्स के जो F-16 है ना, जो ये CFT आ जाता है, कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स इसकी बॉडी पे आ जाता है ना, ये इसको एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। एज अ होल F-16 मुझे उतना ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन ये जो ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड का F-16 है ना, पर्टिकुलरली ये जो सिंगल सीट के F-16 ब्लॉक 50 हैं, F-16C, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जस्ट मतलब देख के ही वाइब आ जाती है कि आपकी एयरफोर्स में एक ऐसा यूनिट भी, एक ऐसा एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। एंड जस्ट और अगेन यहाँ पर एक पॉइंट ये कि बकौल हमारे नेबर्स के, इंडियंस के, उन्होंने शहबाज एयरबेस के ऊपर पता नहीं कितने 50-60 F-16 डिस्ट्रॉय किए। तो ये जो F-16s हैं, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी शहबाज एयरबेस से ही उड़े हैं। तो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो अपने पास रखो। जितने हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ रहे हैं, तुम्हारे एयरक्राफ्ट हैं, तुम्हारा कोई पता नहीं है तुम्हारे एयरक्राफ्ट कहाँ पे हैं। राफेल का 36 के 36 राफेल का लाइनअप ला के खड़ा करो, नहीं करोगे। हमारे जो पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो तो चलो वैसे ही लड़ाके हैं, वो तो उन्होंने तो इवन ऑफ़र भी करवा दिया। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफ़र भी कर दी कि काउंटिंग करवानी है, काउंटिंग करवा लो। तो नहीं कर सकते तुम लोग, बिकॉज तुम लोग के गिरे हैं। हमारे गिरे होते तो हम भी तुम लोगों की तरह चुप करके बैठे होते, लेकिन सबके सामने है चीज़। खैर ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। एंड ये एक पर्टिकुलर ट्वीट कि इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस हैज सर्ज वेल above पाकिस्तान आर्मीज SSG इन एडेप्टेशन एंड इंडक्शन ऑफ वेरियस लॉटिंग मिनेशन FPV ड्रोन्स। सेज के स्पेलिंग भी नहीं सही लिखे। रिपोर्ट बाय यूएई बेस्ड डिफेंस एनालिस्ट। अब यूएई बेस्ड डिफेंस एनालिस्ट कौन है वो किसी को नहीं पता। अब उस बंदे ने लिख दिया तो बस ये हो गया। जस्ट कोशिश किया है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को एज ए सुपीरियर मिलिट्री। अब इनकी हालत देखो कि नंबरली सुपीरियर हैं, बजट भी ज़्यादा लेते हैं, फिर भी अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, पब्लिक में आके चीखना पड़ रहा है, रैंट करना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान से सुपीरियर हैं। ये डेस्परेशन का लेवल जो है वो आपको दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। और फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पर बता दूँ कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किसी भी स्पेशल फोर्सेस का वो सबसे ज़्यादा काउंट होता है। और जितने रियल कॉम्बैट ऑपरेशंस इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो पूरे एक साल के अंदर करती हैं, उतने कॉम्बैट ऑपरेशंस SSG मुझे नहीं लगता कुछ घंटों के अंदर करती होगी। मैं यहाँ पर आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, मैं दोबारा से कहता हूँ, जितने इंडियन स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, कॉम्बैट ऑपरेशंस पूरे साल में करती हैं, उतने SSG जो है वो कुछ घंटों के अंदर कर देती है। और ऐसी रगिड टेरेन के अंदर, ऐसे रगिड इलाकों के अंदर जहाँ पर आपकी स्पेशल फोर्सेस का
उनको ऑपरेट करने का वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जस्ट डोंट ट्राई टू कंपेयर एसएसजी विद एनीथिंग एल्स। एसएसजी जिस तरह के ऑड्स को फेस कर रही है, जिस तरह से वो स्पेशल फोर्स जो है वो ऊपर आई है, यू जस्ट कैन नॉट कम्पीट दैट। बस बाकी इनको अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक जेट-एन-सी की फ़ोटो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग एंड्योरेंस एयर टू एयर पेलोड है, वेपन लोड है, लोड आउट है, जहाँ पर 2 PL-15s हैं, 3 ड्रॉप टैंक्स हैं एंड 2 PL-10 है। इसे अब लॉन्ग एंड्योरेंस पेलोड कहा जाता है बिकॉज इसमें एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस जो है वो ज़्यादा होती है। जब आप यहाँ पर लोड एयर टू एयर मिसाइल्स का इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इससे एंड्योरेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कुछ केसेस में यहाँ पर ड्रॉप टैंक्स की जो तादाद है उसको भी कम करना पड़ता है। इसकी वजह से वो फिर एयर सुपीरियॉरिटी पैकेज हो जाता है जहाँ पर आप बहुत बड़े नंबर में एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड नंबर है एयर टू एयर मिसाइल्स का, जहाँ पर लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के लिए आप ऐसी कन्फिग्रेशन में एयरक्राफ्ट को भेजते हैं। अब आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है या चाइनीज़ एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, बिकॉज दोनों के पास एयरक्राफ्ट सेम है, मिसाइल सेम है, तो ये चीज़ गेस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खैर जो भी यहाँ पर है, अमेजिंग फ़ोटो है एंड जस्ट कूल। बाकी वही जो हमने पहले ब्लॉक 50-52 की वीडियो देखी उसी में से कुछ शॉट्स हैं एंड मतलब देख के जो है वो बड़ी खुशी होती है। गुड लुकिंग एयरक्राफ्ट है एंड उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग देख के किस पाकिस्तानी को जो है वो खुशी नहीं होगी। एंड इंशाल्लाह उम्मीद तो हमारी यही है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो वेल अबव 2050 जो है वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करे और नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो हम लेके आएँ अपनी फ्लीट में, क्योंकि एक केपेबल एयरक्राफ्ट है, केपेबल प्लेटफॉर्म है। तो केपेबल प्लेटफॉर्म जो होता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी ओल्डर क्यों ना हो जाए, अब उसको डिच नहीं करते। इंडियंस जो भी कहते हैं कि इनको चाइनीज़ एयरक्राफ्ट से मज़ा नहीं आ रहा, इनकी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के अंदर इश्यूज़ हो रहे हैं, वो उनका रेंट है, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है। लेकिन हमें पता है कि F-16 हमारे दुश्मनों को, हमारे एनिमीज़ को कितनी स्लीपलेस नाइट्स देता है, कितने नाइटमेयर्स ये एयरक्राफ्ट एनिमीज़ को देता है। तो ये रीज़न बहुत है अगले 100 साल के लिए इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में रखने का। बाकी खैर आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हाथ किस तरह से F-16 के ऊपर चढ़ा हुआ है। पिछले 40 साल से हम इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है दुश्मन को। बाकी अगेन कूल शॉट्स हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं कुछ इंटरनेशनल किसी उसकी तरफ से, यहाँ पर जो 2009 के अंदर स्वात ऑपरेशन हुआ था स्वात वैली में, उसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन किया गया था स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए। ये एक लेजेंडरी ऑपरेशन था जिसमें ना तो टेरेन आपके फेवर में थी, टेरेन का आपको कोई आइडिया नहीं था, और पूरा जो एरिया है वो हॉस्टाइल से यानी कि एनिमी कम्बैटेंट से भरा हुआ था। आपने वहाँ पर ड्रॉप भी करना था, वहाँ पर उस एरिया को क्लियर भी करना था एंड अपनी पोजीशन को भी सेट करना था। तो ऐसे जो अनप्रेसिडेंटेड ऑड्स हैं उनके अगेंस्ट में एसएसजी ने इस लेवल के ऊपर जाके हेलीबॉर्न ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया सॉरी हेलीबॉर्न ऑपरेशंस को कंडक्ट किया और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब अमेरिका उन दिनों में उस टाइम में अफ़गानिस्तान में जो है वो नया नया आया था और उनको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही थी। तो ऐसे टाइम्स में जहाँ पर एटी ऑप्स का कोई जैसे आप कह सकते हैं कि कोई तस्वुर नहीं था, ऐसे टाइम्स में एसएसजी ने स्वात वैली को कंकर किया था, स्वात वैली को वापस कैप्चर किया था, क्लियर किया था। तो जस्ट अगेन ये थोड़ी सी रेट्रो पिक्चर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं MI-17, MI-8, ये सारे जो हेलीकॉप्टर हैं ये एसएसजी पाकिस्तान आर्मी एविएशन और मतलब ये सारे जो उस टाइम के ऊपर कोऑर्डिनेट करके वन ऑफ दी मोस्ट सिग्निफिकेंट हेलीबॉर्न ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। तो ऐसी हिस्ट्री है एसएसजी की, और मतलब हर स्पेशल फोर्स की अपनी हिस्ट्री होती है, तो आप जनरली चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया की अगर स्पेशल फोर्सेस है तो वो ठीक है, अपने उसमें उन्होंने भी काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, लेकिन जब आप पिछले लास्ट 20 ईयर्स को देखेंगे
तो स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान की जो एसएसजी है वो कॉन्स्टेंटली अंडर कॉम्बैट रही है। कॉम्बैट में ही हमने अपनी इस स्पेशल फोर्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया है। तो जो फोर्स पिछले 20 साल से कॉम्बैट में है उसको आप compete नहीं कर सकते जनरली, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ दें। बाकी उसके बाद ये अगेन यार आप देख लो खुद ही, पहले इन्होंने JF-17 में कहा कि उसके एयर फ्रेम में क्रैक्स हैं, एंड इन्होंने 5-6 साल प्रोपेगेंडा चलाया। अब इन्होंने चाइनीज़ J-10C के ऊपर शुरू कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान acquired 20 J-10C almost 4 years ago. It's already showing signs of fatigue, especially engine, मतलब कि engine ख़राब हो गया, उसके अंदर fatigues आ गई हैं। WS-10 engine turbine blades are cracking, overheating and stalling, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद एक एयरक्राफ्ट, एक इंडियन को उसका पता है कि उसकी जो अंदर इंजन है, उसके जो ब्लेड्स हैं, टर्बाइन ब्लेड्स हैं, उसमें क्रैक आना शुरू हो गए हैं। जस्ट इनकी लेवल इनका चेक करो फैंटेसी का, एंड इनकी जीके चेक करो आप कि किस लेवल तक जाके ये झूठ मारने में मास्टर हैं। एंड उसने लिख दिया नीचे, पूरी उसने कहानी बना दी है। अनदर मेजर कंसर्न ओवर लो लाइफ साइकिल ऑफ जस्ट 1500 आवर्स 10,000, मतलब, और उसके बाद एसर रेडार को भी इनसफिशेंट कह दिया। मतलब अब क्या कहूँ यार, तुम लोग बताओ, मैं भी अब क्या करूँ। पहले इन्होंने थंडर के साथ करने की कोशिश की, वो एयरक्राफ्ट जो है वो मतलब उसने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल रही क्या अपनी रॉ कैपेबिलिटी के थ्रू, कि जो भी प्रोपेगेंडा करता था अब वो थंडर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को गिनता है। तो सब के थंडर्स ने मुंह चुप करवा दिए। आहिस्ता आहिस्ता J-10C भी, मतलब इन लोगों के लिए तो J-10C के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। जिस एयरक्राफ्ट ने मई के मंथ में इनको अच्छा खासा फेंटा लगाया हो, तो जस्ट यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन इंडियंस हैं तो कुछ भी करेंगे। बाकी ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये रिसेंटली चाइना के अंदर कोई एक शिप स्पॉट हुई है। इसे वैसे तो आर्सनल शिप कहा जाता है, लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा अजीब कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने थोड़ी दिन पहले मेन चैनल के ऊपर बात की थी कि किस तरह कंटेनराइज्ड वेपन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इनको यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर चाइनीज़ शिप का मॉडल है, जहाँ पर सबसे पहले शुरू में एक आप देख सकते हैं कि कार्गो शिप है, एंड उसके ऊपर नॉर्मल कंटेनर्स रखे हुए हैं। कंटेनर्स फ्रंट साइड पे आप देखेंगे एक सीवीज है, क्लोज इन वेपन सिस्टम फॉर ओन प्रोटेक्शन, एंड साइड पे कुछ बोट्स, इन्फ्लेटेबल पॉन्टून टाइप बोट्स हैं। उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो एंटी सबमरीन रॉकेट्स होते हैं, अंडरग्राउंड रॉकेट्स होते हैं, वो हैं। एंड उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो VLS सेल्स वाले कंटेनर्स हैं, कंटेनराइज्ड वेपन सिस्टम्स हैं। इनमें एंटी शिप मिसाइल्स भी हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के मल्टीपर्पस वेपन्स को, मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो ये सारे जो है वो लाइन बाय लाइन इसमें ले डाउन किए हुए हैं। अब ये अपनी टिल्टेड पोजीशन में है, तो जब ये 0 डिग्री के ऊपर रेस्ट करेंगे, कोई नहीं बता सकता कि ये एक्चुअल में एक मिसाइल कैरियर है। ऊपर से यही लगेगा कि ये कार्गो शिप है। ऊपर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अब ये यहाँ पर क्रिसमस वाली थीम है, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक 360 डिग्री AESA रेडार है, जो कि इसका मेन रेडार है। टारगेट एक्विजिशन रेडार हो गया, टैड रेडार हो गया। तो ये सारे मतलब एक मल्टीपर्पज़, और ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर रियल शिप भी देख सकते हैं। चाइना के एक शिप यार्ड में ये शिप भी देखी गई है। सेम उसी तरह से यहाँ पर शुरू में क्लोज इन वेपन सिस्टम है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उसके बाद कंटेनराइज्ड वेपन सिस्टम्स हैं बहुत सारे, और उसके बाद एक रोटेटेबल 360 डिग्री AESA रेडार है। तो चाइना नेवल डोमेन में क्या क्या कर रहा है, आई जस्ट डोंट नीड टू टेल यू कि उनकी कैपेबिलिटी का लेवल जो है वो क्या है। तो ये आप लोग जो है वो वाह खुद बेहतर जानते हैं। ये जो है ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी। बाकी जोहाई एयर शो 2025 से ये कुछ J-10C की फ़ोटोज़ निकल के आई थी, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी। तो उसमें आप यहाँ पर J-10C की और ओवरऑल चाइनीज़ एयरक्राफ्ट की बिल्ड क्वालिटी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है। और जो मतलब
इस टाइम के ऊपर भी वो बंदा डिल्यूजनल है जो सवाल उठाता है कि चाइनीज़ माल बकवास है। यू जस्ट तुम अपनी ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते रहो, जब चाइना असल में कुछ करेगा तब तुम्हारे 14 तबक रोशन होंगे। जस्ट लुक एट द इंजीनियरिंग ऑफ दिस। और ये ड्यूल इजेक्टर रैक, जो बेली वाला पाइलॉन है उसके ऊपर ड्यूल इजेक्टर रैक लगा हुआ है, उसके ऊपर SD10 आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अब दोनों ही SD10s हैं। ये SD10 क्योंकि इस वजह से थोड़ी सी बड़ी लग रही है बिकॉज़ ये थोड़ी सी आगे को स्लैंट हुई है, और दूसरी जो है वो थोड़ी सी पीछे को स्लैंट हुई है। बराबर में नहीं आ सकती बिकॉज़ ये जो आप ड्यूल इजेक्टर रैक देख रहे हैं ये इतना फैलाया नहीं जा सकता है, इसकी विड्थ जो है उसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता बिकॉज़ आसपास जो है वो फ्यूल टैंक्स या लैंडिंग गेयर्स है, तो उन सब की वजह से विड्थ जो है वो ड्यूल इजेक्टर रैक की छोटी रखी गई है। अब विड्थ की वजह से ये जो मज़ल के फिन्स हैं ये आपस में टकराते हैं, तो एक मज़ल को, एक पाइलॉन को आगे को स्लैंट किया हुआ है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा पीछे स्लैंट किया हुआ है, ताकि क्योंकि अब आई डोंट नो कि ये रेल सिस्टम है या ड्रॉप मेथड है, तो मिसल जब ड्रॉप होगी तो पहले वाली जब होगी तो वो दूसरी मिसल से उसके फिन से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी, उससे टकराएगी नहीं। तो असल में ये जो है वो थोड़ा सा रीज़न है कि ये पहली मिसल ये वाली जो है वो थोड़ी सी आगे को है और दूसरी थोड़ी सी पीछे को है। इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये और मिसल है वो और मिसल है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा डिटेल में हो गया लेकिन अच्छा लगता है आप लोगों को बताना चीज़ें, तो ये था। एंड उसके बाद ये ट्रिपल इजेक्टर है। अब ये देखने में जो है एयर टू एयर मिज़ल्स के लिए नहीं है, ये जनरल पर्पस आपकी जो GPS बॉम्ब्स हैं उनके लिए ये जो है ट्रिपल इजेक्टर है कि एक बॉम्ब यहाँ पर, एक थोड़ा सा आगे को स्लैंट हो जाता है एंड एक फिर यहाँ पर। तो बॉम्ब्स के लिए सिर्फ है, एयर टू एयर मिज़ल्स के लिए आपको डेडिकेटेड इस तरह से आप लोग नहीं कैरी कर सकते। फ्यूचर में शायद जो है वो कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन अभी के लिए ये जनरल पर्पस या फिर GPS जैसे जो मल्टीपर्पस एयर टू ग्राउंड मिशंस हैं उनके लिए हैं। आगे आई थिंक फोटो भी है, हाँ ये आप देख सकते हैं कि एक GPS और INS गाइडेड एरियल बॉम्ब जो है वो ट्रिपल इजेक्टर रैक के ऊपर लग रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है जो कि आपको G10C के साथ देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर ये चेक करो कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। हर दिन, हर मंथ, हर साल जो है वो चाइना एक नई सेट ऑफ वेपनरी निकालता है। अभी कुछ ही दिनों पहले YJ-21E को J-10C के साथ देखा गया। तो ये डाइवर्सिटी जो है वही इस एयरक्राफ्ट को एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाती है। एंड आई रियली होप और इस चीज़ के अच्छे चांसेस हैं कि फ्यूचर में चाइना को J-10C के जो है एडिशनल ऑर्डर्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पर ये आप लिस्ट देख सकते हो कि जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमें तो तैयारी करनी चाहिए, वो चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए। तो जस्ट ये आपके सामने नंबर है चाइना के कुछ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट का। एंड मिला जुला के जिसमें J-10C, J-10A, B, J-20, J-11, J-16, J-35, ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं मिला के नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 2100 के करीब चाइना के पास बेहतरीन किस्म के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। और अगर आप इसको मैं नैरो करके, मुझे वो भी नंबर याद है, नैरो करके अगर उन एयरक्राफ्ट का बताऊं जिनमें AESA रेडार और PL-15 की इंटीग्रेशन है, वही एयरक्राफ्ट 1100 से प्लस बनते हैं। यानी कि 1100 से ज़्यादा चाइनीज़ एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि PL-15 को कैरी कर सकते हैं और AESA रेडार के साथ आते हैं। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का आप नंबर देखो, टोटल ही 550 एयरक्राफ्ट नहीं बनते। तो कहाँ से आप लोग चाइनीज़ एयरफोर्स का मुकाबला करोगे या चाइना को compete करोगे जब डिफरेंस ही इतना बड़ा है। इवन जितना यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का 550 का नंबर है, इतना तो पाकिस्तान एयरफोर्स कंफर्टेबली कुछ ही टाइम के अंदर रीच करने वाली है। तो कैपेबिलिटी के ऊपर तो सारे रो लेते हैं कि इंडिया के पास ब्रह्मोस है, फलाना है, ढिमकाना है। तो जब रॉ नंबर आते हैं, नंबर्स की बात आती है, तब हालात जो है वो मतलब किसी खूह खाते में ही नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वॉर आप सस्टेन ही नहीं कर सकते इतने एयरक्राफ्ट के साथ। तो बढ़ के मारने से मैं फिर कहूँगा कि हमारे नेबर को चाहिए कि बढ़ के मारने से बाज आ जाए। सिर्फ यही चुप करके अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करें, यही इनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है। कैपेबिलिटी पे काम करेंगे, 5 साल चुप करके बंदा बन के अपनी कैपेबिलिटी के पे काम करें और उसके बाद बेशक जिसको मर्ज़ी छेड़े। ये क्या करते हैं, कैपेबिलिटी इनके पास है नहीं,
जूते ये लोग खाते हैं और छेड़ते भी अगले को ऐसा है जैसे मतलब पता नहीं कोई सुपर पावर हो। तो जस्ट आई होप मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वही रैंट हो जाएगी फिर कि जो हम करते रहते हैं। हम सबको पता है कि हमारे नेबर की नेचर का वो कैसे हैं। वो खैर उनकी यहाँ पर गलती नहीं है। तो मतलब जस्ट आई होप कि तमाम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो बना सकूँ। रोज़ ना हो पाए तो 1-2 दिन में एक वीडियो ज़रूर आएगी। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।